हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनडेस्क EDU। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ में मैं आपके साथ में रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न पर ही लेकर आ रहा हूँ, तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि जो मेरा पेपर होने वाला है SSC फार्मासिस्ट का, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम से होता है, SSC फेज एग्जाम के नाम से होता है, तो मैं उसी एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने 25 क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक मॉक टेस्ट टाइप का बनाकर मैं आपके सामने लाया हूँ। इसी टेस्ट को सॉल्व करते करते आपकी हैबिट पड़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, रीजनिंग की। जब आप क्वेश्चन पेपर जब आप वहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे बैठ के, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपना 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, जो आज का रीजनिंग का 4th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 4th प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ जो गैप हो गया बीच में उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, और आपसे अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बोला है ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच। जितने भी हमारे ड्रीम्स होते हैं वो रीच में होते हैं, कोई आउट ऑफ रीच ड्रीम नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। आपको क्या करना है, आपको उस ड्रीम की तरफ मूव करते रहना है। अगर आप चलते रहेंगे रेंगते रहेंगे तब भी आप एक ना एक दिन धीरे से अपने ड्रीम पर पहुंचेंगे जरूर। बस स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, अ सेंटर कोड database uses a log structures merged tree with 4 levels। एक database है जिसमें कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं। इफ लेवल 0 कैन होल्ड 100 एंट्रीज, जो लेवल 0 है वो 100 एंट्रीज होल्ड कर सकता है। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेवल्स इज 10 टाइम्स लार्जर, जो नेक्स्ट लेवल है वो उससे 10 गुना लार्जर है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी है ना वो कितनी है, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, तो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 4 लेवल्स हैं और लेवल 0 भी है, लेवल 0 भी है और 4 लेवल्स हैं। यानी कि हम देखेंगे सबसे पहले तो इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले अपना लेवल 0 हो गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद लेवल 1 है, इसके बाद क्या है, इसके बाद लेवल 2 है, इसके बाद क्या है, इसके बाद लेवल 3। तो आप देखेंगे ये आपके टोटल कितने लेवल हो गए, ये आपके 4 लेवल टोटल हो गए, 4 लेवल टोटल हो गए। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ सेंटर डाटाबेस लेवल 0 कैन होल्ड 100 एंट्रीज। लेवल 0 में कितनी एंट्रीज है, 100 एंट्रीज है। ठीक, एंड ईच सब्सिक्वेंट लेवल्स इज 10 टाइम्स लार्जर। जो लेवल 1 है वो इससे 10 गुना लेवल 0 से लार्जर है, यानी कि उसमें 1000 एंट्रीज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो लेवल 2 है वो 1000 का 10 गुना होगा, यानी कि 10,000 एंट्रीज होंगी उसमें। ठीक है, लेवल 3 जो है उसमें 10,000 का भी 10 गुना है। ठीक, तो ये आपका 1 लाख बन जाएगा। ठीक, ये आपका 1 लाख के आसपास बन गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐड कर देंगे। मैंने इसको ऐड कर दिया। जब आप सारे ऐड करेंगे आप देखेंगे 1 1 1 1 लाख 11,100, ये आपकी टोटल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1,11,100। ठीक है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एड्रेस मैचिंग का, ये क्वेश्चन रहने वाला है। आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, क्वेश्चन देखिए कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट एड्रेस में मैच कर रहा है। सॉल्व करिए फटाक से। तो आप देखेंगे एक एड्रेस दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि 2 कॉम्बिनेशंस एंड जो 2 कॉम्बिनेशंस है ना वो करेक्ट है। तो एड्रेस करेक्ट करने के लिए इसको बहुत ही ध्यान से रीड करना पड़ता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इसीलिए मिस्टेक्स दी रहती हैं। क्या बोल रहा है, जबलपुर डिवीजन फर्स्ट फ्लोर इन कैंपस हेड पोस्ट ऑफिस। जबलपुर डिवीजन फर्स्ट फ्लोर इन कैंपस हेड पोस्ट ऑफिस सिविल लाइन।
ठीक है। जबलपुर डिवीजन फर्स्ट फ्लोर इन कैंपस हेड पोस्ट ऑफिस सिविल लाइन, यहाँ तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। जबलपुर डिवीजन फर्स्ट फ्लोर इन कैंपस हेड पोस्ट ऑफिस सिविल लेन, एक तो एरर मुझे कहाँ मिल गई, लेन में मिल गई, क्योंकि बाकी तीनों में क्या है, लेन है। ठीक है। इसके बाद जब मैं ये पिन कोड इसका देखूंगा 48,200,2001 है, 48,2001 है, यहाँ पर 48,001 है, यहाँ पर 48,001 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है और ऑप्शन नंबर जो डी है, ये दोनों को दोनों यानी कि 3 और 4 दोनों को दोनों एलिमिनेट हो गए। तो हमारा जो करेक्ट रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एड्रेस सेकंड एड्रेस करेक्टली मैच कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो करेक्ट या इनकरेक्ट एड्रेस, पहले मैं इनकरेक्ट वाले जो ऑप्शंस हैं उसको जब एलिमिनेट कर दूंगा तो हमारे पास जो करेक्ट बचेंगे उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, 3 ऑफ देम टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन आइडिया और रूल। ठीक है, 1 इज डिफरेंट, 3 ऑप्शंस गिवन है, 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक ही आइडिया पर चल रहे हैं और जो एक ऑप्शन है वो डिफरेंस है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाक से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। जब आपने रीड किया इसको तो आपने देखा कि 22 3 से जा रहा है किस पे, 22 पर। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो ये मिल जाएगा 27 और माइनस का 5 कर दिया तब मुझे 22 मिला। ठीक, इसी तरीके से 4 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्यूब से हम नहीं पहुंच पाएंगे इससे। ठीक, हम क्या करते हैं 3 से 1 जा कितना हुआ 21 और प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 22 हो गया। ऐसे ही 4 से 1 जा क्या हो गया 28 डायरेक्ट हो गया, प्लस 1 तो ऐड ही नहीं करना पड़ा। ऐसे ही 36 कैसे पहुंचे 5 से 1 जा 35 प्लस 1 किया तो हम 36 पर आए और 6 से 1 जा मुझे देखा तो 42 मिला, जब हमने प्लस 1 ऐड किया तो मुझे 43 मिला। तो आपने देखा इन 3 ऑप्शंस में मल्टीप्लाई 7 करके प्लस का 1 ऐड करना पड़ रहा है। बाकी जो एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सीधा 7 टाइम्स है, प्लस 1 नहीं करना पड़ रहा है। तो ये ऑड 1 आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। आपको जैसे लेटर दिखें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पे नंबरिंग कर लेनी है इसकी। आपको पता है 5 6 4 7 यानी कि प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, आपको पता है यहाँ से आगे जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का जब 4 कर देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 का मतलब सी। अब देखेंगे क्या सी ऑप्शंस में है, यस सी ऑप्शंस में है। तो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसमें भी ऑड 1 आउट फाइंड करने हैं। इसमें क्या फाइंड करना है, ऑड 1 आउट फाइंड करना है। फाइंड करिए फटाक से। क्या क्या दिया गया है, रेडिश दिया गया है, कैरेट दिया गया है, पोटैटो है, कैबेज है। आपको ये बताना है कि इसमें ऑड 1 आउट क्या है। एक बार आप क्वेश्चन थिंक करेंगे, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ब्रेनडेस्क ईडीयू एप्लीकेशन पर आपका एसएससी फार्मासिस्ट का जो कोर्स है वो भी अच्छे से कंटिन्यू हो रखा है। एंड इसके बाद में जो आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई है, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपकी सक्सेस जो है वो इंश्योर होती चली जाएगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट भी देते रहिए। जिन बच्चों ने ऐप में एनरोल कर रखा है उनके लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो बच्चे प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, प्रिपरेशन करिए बहुत ही अच्छे से और अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़िए, तो देखेंगे आप कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे रेडिश जो होता है और कैरेट जो होता है, ये जो पोटैटो होता है ये हमेशा ज़मीन के नीचे यानी कि जड़ होती हैं, जड़। ठीक है, मिट्टी के नीचे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, ये उग जाते हैं। लेकिन जो कैबेज है ना ये मिट्टी के बाहर आके उगता है ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑड 1 आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लॉजिक क्या बोल रहा है, 3 से 30 पर गए, हमें एनालॉजी का एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस लॉजिक को आप फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो लॉजिक आप फाइंड करिए। एक बच्चा वीडियो में कमेंट कर रहा था कि सर बहुत आप जो क्वेश्चंस ला रहे हैं ना ये बहुत ही ईजी 6th क्लास 7th क्लास के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे ना वो 6th 7th 8th 9th 10th यही मैथ्स होती है। ठीक है, लेकिन लेवल की बात होती है जब आप उस मॉक टेस्ट को ना, पेपर कितना भी आसान आ जाए, लेकिन जब आप उस पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट में आपको चारों सेक्शन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब आपने 60 मिनट में चारों सेक्शन सॉल्व कर लिए, इसके बाद ये चीज़ तय करती है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। अगर डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का हाई है तो उसकी कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी, अगर पेपर इजी साइड में है तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी।
तो आपको कट ऑफ में कम्पीट करना है, आपको क्वेश्चन नहीं देखने सिंपल है या इजी है। आपको जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको सिंपल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको मॉडरेट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक। क्योंकि आप फार्मेसी वाले बच्चे हैं, इसलिए मैं एकदम से लेवल अप नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जिससे जब आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप हाई लेवल भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रिपरेशन में बने रहिए, ठीक है। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ ध्यान देना है आपको अपनी प्रोसेस मॉक टेस्ट 60 मिनट में 100 क्वेश्चन और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, इस पर केवल वर्क करना है। बाकी तो ये कहने वाले बहुत मिलेंगे कि सर हाँ 6th क्लास का पेपर था, 7th का पेपर था, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि पेपर कैसा भी पूछ देगा आपसे, लेकिन आपको 60 मिनट ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर आप उस 60 मिनट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कट ऑफ आपसे ज़्यादा चली गई, आप उतना नंबर नहीं ला पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए साइलेंटली अपना वर्क करिए। और ये देखिए लॉजिक क्या बोल रहा है, 3 से 30 यानी कि जब मैं 3 का क्यूब करूँगा प्लस 3 कर दूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी लॉजिक पर जब हम वर्क करेंगे तो मुझे 4 का क्यूब मिल गया और प्लस का 4 कर दिया, यानी कि 64 प्लस का 4, ये आपका बनेगा जाकर 68 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, फोल्ड कंप्रेशन फॉल्ट कहाँ होता है, ठीक। ये आपकी एक एनालॉजी दी गई, लॉजिक फाइंड करके उसको बनाइए फटाक से। आप देखेंगे फोल्ड जो होता है, जैसे फोल्ड क्यों होता है, कंप्रेशन की वजह से ही होता है। इसी तरीके से जो फॉल्ट आती है, एक तरीके से सिमिलर मीनिंग्स है, सिमिलरिटी दी गई, तो फॉल्ट को ना ऑप्शन नंबर ए जो टेंशन दिया गया है, टेंशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, फोल्ड कंप्रेशन, जो अपने माउंटेन्स वगैरह फोल्ड हो जाते हैं वो कंप्रेशन दबाव की वजह से ही फोल्ड होते हैं। इसी तरीके से जो फॉल्ट होती है वो टेंशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, किससे, ब्लड रिलेशन, ठीक। सॉल्व करिए, फटाक से सॉल्व करिए। ब्लड रिलेशन का है, आपको ट्री बनाना है, ट्री बना के इसका आंसर आपको निकाल देना है। फाइंड करिए फटाक से। आप देखेंगे ए इज द मदर ऑफ बी इन अ फैमिली, ए इज द मदर ऑफ बी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, क्योंकि ए मदर है, ठीक है, बी की। नेक्स्ट बोल रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सिस्टर है किसकी, सी की। नेक्स्ट बोल रहा है सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है ये मदर है, किसकी मदर है, डी की मदर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ई इज द फादर ऑफ सी, ई जो है वो सी का फादर है, यानी कि बहन है दोनों, मम्मी पापा सेम। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, मुझे बी से स्टार्ट करके ई की तरफ जाना है, तो जब बी से ई की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बी का पिता कौन है, बी का पिता है ई, तो ऑप्शन नंबर बी फादर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए और इसका जो है क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए फटाक से। आप देखेंगे सीरीज, जब भी आपको सीरीज वाले क्वेश्चन दिखे ना, सीरीज वाले क्वेश्चंस पे आपको ना डिफरेंस पे वर्क करना है, डिफरेंस पे वर्क करना है फटाक से। 2 से 3 पर गए 1, 3 से 7 पर गए 4, इसके बाद फिर 1, इसके बाद 8 to 10 और 10 26, यहाँ पर 18 बना। तो इधर से मुझे कोई भी लॉजिक फाइंड होता नहीं दिख रहा है, नंबर सीरीज मतलब डिफरेंस से मुझे कोई भी पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं 2 से 3 पर गया और 7 से 8 पर गया, इसके बाद 26 27 पर गया और 111 से 112 पर गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो केवल और केवल किसका डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। अब आगे जब हम 3 से 7 पर गए और 8 से 27 पर गए, 8 से 26 पर गए सॉरी, और इसके बाद हम 27 से 111 पर गए। ये लॉजिक मुझे फाइंड करना है। आप देखेंगे 3 2 जा 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7। इस वाले में क्या किया, 8 3 जा 24 प्लस का 2, ये आपका कितना हो गया 26, ठीक है। इसी तरीके से 27 मल्टीप्लाई 4 प्लस का जब हम 3 कर देंगे, क्योंकि 8 2 4 2 जा 8 2 10, ये आपको मिल जाएगा 111। अब आपने देखा मल्टीप्लाई 2 किया प्लस का 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3, तो आगे जो हमें वैल्यू मिलेगी 112, इसमें मल्टीप्लाई हम 5 का कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 560
प्लस का 4, यानी कि आपका जो आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा आपका 564। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला जो एग्जाम का ग्रेजुएशन लेवल है ना, रीजनिंग, बहुत ही टफर साइड में आप कह सकते हैं। इसको 15 मिनट में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसकी। जिसने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसके लिए तो बहुत ही आसान होने वाला है ये, ठीक है। तो एक बार इसकी समझ आपको जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे लगातार तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी एक मेंटेलिटी भी बन जाएगी, हाँ मुझे इतनी जल्दी इस क्वेश्चन में इसकी करना है, मुझे इतना टाइम देना है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉल्व करिए, इसको रीड करना है। क्या बोल रहा है? हियर सम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन इन द स्टेटमेंट, यू हैव टू चूज द appropriate logical deduction for given statement। बताइए फटाक से। इकोनॉमिस्ट ने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लीड्स टू सोशल अनरेस्ट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ठीक है, विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आर्थिक विकास तो हो रहा हो लेकिन जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है, इससे क्या होता है? लीड्स टू सोशल अनरेस्ट, इससे जो है सामाजिक अशांति पैदा होती है, ठीक, अशांति पैदा होती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू बेस्ट सपोर्ट द टेक्नोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन, मतलब इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक्स की प्रेडिक्शन को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट सपोर्ट कर रहा है? आपको इसके लिए 4 ऑप्शन रीड करने होंगे, फिर जो बेस्ट इसमें सपोर्ट कर रहा होगा उस पर आप टिक करेंगे। रीड करिए ऑप्शंस। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, पुअर पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज स्टिल हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, ये तो कोई रिलेशन नहीं बना रहा है इससे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, क्या इससे कुछ, इसमें सोशल अनरेस्ट बोला गया है, इसमें जॉब क्रिएशन नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कंट्रीज विथ रैपिड जीडीपी ग्रोथ हैव सीन राइजिंग प्रोटेस्ट ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पर भी इनकम इनइक्वालिटी की बात करी गई थी और इस ऑप्शंस में भी मुझे इनकम जो है इनइक्वालिटी की बात होती दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रीज विथ लो जीडीपी एक्सपीरियंस लो कॉन्फ्लिक्ट, नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपका जो स्टेटमेंट है इसमें बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए लेकिन जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो इससे सामाजिक अशांति पैदा होती है। वही ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, जिन कंट्रीज में रैपिड जीडीपी की ग्रोथ हुई है उनमें देखा गया कि हैव राइजिंग प्रोटेस्ट ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो भारी मात्रा में राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इनकम की इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपको जो आपका स्टेटमेंट है ना इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, इसको सॉल्व करिए फटाक से। अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, एक जो मैन है वो अपने बेटे से 24 ईयर्स ओल्डर देन है, बड़ा है। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, कब? इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में उसकी एज जो है अपने बेटे की दोगुनी हो जाएगी। बोलना प्रेजेंट एज ऑफ दिस सन, ठीक, मैंने क्या माना, सन हो गया और ये फादर हो गया। सन की एज मैंने एक्स मान ली और फादर की एज क्योंकि वो 24 ईयर्स ओल्डर देन। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 ईयर्स, मैं जाऊँगा आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स मैंने देखा ये हो जाएगा x प्लस 26 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, ठीक। आफ्टर 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज एज, द एज ऑफ हिज सन, दोगुनी हो जाएगी। आफ्टर 2 साल के बाद इसकी एज मैंने ये निकाल ली। अब नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 26 इज इक्वल टू, बोला दोगुनी हो जाएगी, उसके बेटे की आयु की दोगुनी हो जाएगी 2 साल बाद। तो मैंने क्या, x प्लस 26 2x प्लस का 4, 22 इज इक्वल टू x, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई? 22। जो सन की प्रेजेंट एज आई वो 22 आई और जो फादर की आई तो मैंने ऐड कर दिया 46 आ गई। तो ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज ऑप्शन नंबर बी 22 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सब प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन, कुछ आपको एक दिया गया, इसको आप रीड करें और इससे जो कंक्लूजन निकल सकता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्टली ना इसको इसने सिलॉग का क्वेश्चन दे दिया, सिलॉगिज्म का ये क्वेश्चन है, सिलॉगिज्म से ही ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या बोल रहा है? ऑल पेन्स आर ब्लू, ऑल पेन आर ब्लू एंड सम ब्लू और इंक,
कुछ जो ब्लू है वो इंक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। हम देखेंगे अगर ऑल पेन ब्लू है तो मैंने ये एक सर्कल बनाया है जिसमें मैंने पेन लिख दिया, और सारे के सारे पेन कैसे हैं, सारे के सारे पेन जो हैं ये कैसे हैं, ये है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एंड सम ब्लू आर इंक, और इनमें से कुछ ब्लू जो हैं ये क्या है आपके, ये आपके इंक है। ये मैंने इसको बना लिया। जब भी हम स्लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक 100 और 50 वाला मेथड होता है, एक वेन डायग्राम का मेथड होता है। मैं भी आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सम पेन, देखा ऑल पेन, जितने भी पेन थे ना ये ब्लू हैं, और जो कुछ ब्लू हैं ये इंक है। अब क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम पेन आर इंक। कंक्लूजन हम वही देखेंगे जो इसमें मुझे दिख रहा है। कुछ पेन इंक है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। कुछ पेन इंक है, मुझे तो नहीं होता दिख रहा। सम ब्लू आर पेन, क्या कुछ ब्लू जो है वो पेन है, ठीक है। ऑल इंक आर पेन, क्या सारी की सारी इंक जो है पेन के अंदर आ रही, नहीं आ रही है। नो पेन इज इंक, कोई भी पेन इंक नहीं है, नहीं। कुछ पेन ब्लू है, कुछ ब्लू इंक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पेन भी इंक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। सम ब्लू आर पेन्स, क्या बोल रहा है, ऑल पेन आर ब्लू, सारे के सारे पेन ब्लू हैं, तो यानी कि जो कुछ ब्लू होंगे वो पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो नंबर बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मुझे इस डायग्राम से दिखे वही कंक्लूजन हम निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मॉड वाला क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है, और मैंने बताया मॉड का मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले a + b 2 + 3 ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई किससे है, 4 से। इसके बाद में क्या लिखा है, इसके बाद में लिखा है मॉड 97। 3 + 2 हो गया 5, 5 × 4 हो गया 20, और 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 97 से। तो आपको पता चलेगा कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 20 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 97 से ये 20 डिवाइड नहीं होगा, छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो 20 आया यही आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक, जब आपको मॉड दिखे ना तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर बताना होता है ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रीड करिए उसको और सॉल्व करिए फटाक से। बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या जजमेंट निकल रहा है। ठीक है, रीड करें। द यूनिवर्सिटी हैज़ मेड अटेंडेंस ट्रैकिंग थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन मैंडेटरी। जो यूनिवर्सिटी है उसने क्या किया है, उसने जो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस की ट्रैकिंग मैंडेटरी बना दी है। किसके द्वारा, बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन, फेस को रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस लगाएगा, और ये उसने मैंडेटरी कर दिया। अब इससे मुझे क्या क्या जजमेंट निकलते दिख रहे हैं ये मैं देखूंगा। दिस इज एन इफेक्टिव वे टू कर्ब बंकिंग। ठीक है, हो सकता है रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं तो कुछ जान पहचान के टीचर हो गए, उन्हें प्रेजेंट लगा दिया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोलना है कि अगर हम मशीन के द्वारा, जैसे आप कहीं ड्यूटी जाएँ जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक जो हो वो डिजिटल हो, ठीक है, एंट्री आपकी डिजिटल हो, फिंगर लगा के हो गई, ठीक है, बायोमेट्रिक से हो गई, फिंगर हो गई या फेस रिकॉग्निशन से हो गई, तो वहाँ पर मशीन का काम है, तो वहाँ पर गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो ये तो सही बोलना है कि दिस इज एन इफेक्टिव वे टू कर्व बंकिंग, बंकिंग को रोकने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड नंबर बोल रहा है दिस रेजेस प्राइवेसी कंसर्न। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपने बायोमेट्रिक जो है, अपना फेस जो है किसी मशीन में सेव कर देंगे तो प्राइवेसी कंसर्न तो बढ़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर जजमेंट फर्स्ट भी निकलता दिख रहा है और जजमेंट सेकंड भी निकलता दिख रहा है। जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसके अकॉर्डिंग जो मुझे जजमेंट निकलते दिखे उसको मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से मुझे जजमेंट फर्स्ट जो है वो भी राइट दिख रहा है और जो सेकंड है वो भी राइट दिख रहा है। तो हम जो है बहुत जजमेंट फर्स्ट एंड 2 फॉलो, इस पर टिक करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करें फटाक से। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ रिटेल चेन नीड्स टू डिसाइड वेदर टू क्लोज अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स। एक रिटेल की चेन है, उसको डिसाइड करना है कि वेदर टू क्लोज अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स, जो ऐसे स्टोर्स हैं जो अंडर परफॉर्म, बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको क्लोज कर दिया जाए। द डिसीजन अफेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम उस स्टोर को क्लोज करेंगे तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड सेवरल कम्युनिटीज़, और कुछ कम्युनिटीज़ को भी वो इफेक्ट करेगा। स्टोर मैनेजर्स आर्ग्यू देयर लोकेशंस विल इम्प्रूव।
स्टोर मैनेजर्स आर्ग्यू करता है कि उनकी लोकेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, वाइल फाइनेंशियल डाटा शोज कंसिस्टेंट लॉसेस, जबकि फाइनेंशियल डाटा जो है वो ये शो कर रहा है कि हमें कंसिस्टेंस लॉस होता जा रहा है। द बोर्ड इज डिवाइडेड ऑन द इशू, जो बोर्ड है वो डिवाइडेड हो गया इस इशू पे कि हम अगर स्टोर कुछ बंद करेंगे तो या एम्प्लॉयज़ जो है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसके बाद जो हमारा स्टोर है वो भी लॉस कंसिस्टेंट लॉस होता चला जाएगा, मुझे दिख रहा है कंसिस्टेंट लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो रीड करते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रेमवर्क शुड गाइड दिस डिसीजन, कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो इस डिसीजन को गाइड कर सकता है। चूज ऑल स्टोर्स शोइंग लॉसेस टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स, सारे स्टोर हम चूज कर लें जो लॉस दिखा रहे हैं टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स, नहीं। कीप ऑल स्टोर्स ओपन टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी रिलेशंस, अच्छा अगर हम क्या ऐसे स्टोर्स, मेरे पास जब इनकम ही नहीं आ रही, मुझे लगातार लॉस होता चला जा रहा है और हम लगातार स्टोर ओपन करके रख सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ की मुझे सैलरी भी देनी नहीं रख सकते हैं, जाहिर सी बात है। जब मेरे पास इनकम ही नहीं है, जब मुझे सैलरी देने की मेरे पास क्षमता नहीं है, तो मैं कैसे एम्प्लॉयज़ रख लूँ, ठीक है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, डिफाइन क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड टाइम लाइन्स, then evaluate each store individually against these standards, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट दिख रहा है। ऐसे स्टेटमेंट में बहुत सोच समझ कर निर्णय लूँगा कि मुझे क्या करना है, डिफाइंड क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक हम क्राइटेरिया एक बना लेंगे कि ये क्राइटेरिया अगर कोई स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये क्राइटेरिया उसका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देन इवेल्युएट ईच स्टोर इंडिविजुअली, हम ईच स्टोर को इंडिविजुअली इवेलुएट कर लेंगे कि ये स्टोर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद जो है हम डिसीजन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स आर मेलोडीज, वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल सॉन्ग्स आर मेलोडीज, ये क्या हो गए, ये हो गए सॉन्ग्स, और जितने भी सॉन्ग्स हैं ये कैसे हैं हमारे, ये है मेलोडीज, मेलोडी वो वाली मेलोडी नहीं है जो मोदी जी ने दी थी जाके, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स आर मेलोडी, सारे सॉन्ग्स जो हैं वो मधुर हैं, ठीक है। मोदी जी तो मेलोडी देते रहते हैं खैर। सम मेलोडीज आर ट्यून्स, कुछ मेलोडीज ऐसी हैं जो क्या है, ट्यून्स हैं, ठीक है। कुछ मेलोडी कैसी हैं, ट्यून्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल ट्यून्स आर रिदमिक, जितनी भी ट्यून्स हैं वो कैसी हैं, रिदमिक हैं, रिदमिक। अब मैंने ये वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया, इससे जो मुझे दिखेगा वो मैं इस रिजल्ट में प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। ओनली वन, अब कंक्लूजन क्या बोलना है, सम मेलोडीज आर रिदमिक, कुछ मेलोडी ऐसी हैं जो रिदमिक है, ये मेलोडी का सर्किल हो गया। कुछ मेलोडीज ऐसी हैं जो रिदमिक है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ मेलोडीज रिदमिक है, ठीक है। सेकंड क्या बोला, ऑल सॉन्ग्स मे बी ट्यून्स, क्या सारे के सारे सॉन्ग्स जो है वो ट्यून्स हो सकते हैं, मे बी ट्यून्स, यानी कि संभावना व्यक्त करी जा रही है और पॉजिटिव संभावना है कि सारे के सारे सॉन्ग्स, क्योंकि सारे सॉन्ग मेलोडी हैं और कुछ मेलोडी ट्यून्स है, तो हो सकता है कि सारे के सारे सॉन्ग्स जो है ट्यून्स में चले जाएं, ठीक है। तो हम बोथ 1 and 2 फॉलो करेंगे, क्योंकि जब मुझे संभावना बताई जाती है, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, तो अक्सर कर अगर हमें पॉजिटिव बताई जा रही है तो हम उसको सही मानते हुए चलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, एक आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। हेल्थ, या इसको कोडिंग डिकोडिंग बता दें। अब आपको नंबर प्लेस वैल्यूज़ बहुत ही अच्छे से लर्न हो गई होंगी, मुझे ये उम्मीद है आपसे। अगर नहीं लर्न हुई है तो बेटा बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या हो गया, हेल्थ। हेल्थ एच का मतलब हो गया 8, ई हो गया 5, ए हो गया 1, एल हो गया 12, टी हो गया 20 और एच हो गया 8, और के 11, एफ 6, डी 4, आई 9, यू 21, यू का 9। आपने देखा यहाँ पर +3 किया, +1 किया, +3 किया और -3, +1, +1। मुझे ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता दिख रहा है। हम इसी वाले इसमें जो है ये पैटर्न फुट करेंगे, 6, 15, 18, 13, 1, 20। मैंने यहाँ पर पैटर्न देखा, +3, +1, +3, -3, +1 और +1। जब इसमें मैंने ये वैल्यू पुट करी, ये हो गया 9 और 16, ये हो गया 21, ये हो गया 10, ये हो गया 2 और ये हो गया 20। मुझे क्या दिखा, I P U J B U, ठीक है, ये मुझे दिखा I P U J B U। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, मुझे सिंपली लॉजिक दिख गया कि ये +3 करना है, +1, +1, +3, -3, +1, +1, ये लॉजिक मैंने पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18,
स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन आपको बताने हैं कि इस स्टेटमेंट को रीड करके मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ। इसमें अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है, जो स्टेटमेंट दिया हो उससे आपको निष्कर्ष निकालना है कि ये निष्कर्ष मैं इस स्टेटमेंट से निकाल सकता हूँ, यही करना है आपको। द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनी ने फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस किए। कंक्लूजन क्या है? द कंपनी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली इन फिक्स्ड शिफ्ट। मैंने जब ये स्टेटमेंट रीड करा कि द कंपनी इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको पता है कि मेरी 9 to 5 की जॉब है, और अगर वहीं पे कंपनी ये कह दे कि आप 9 to 5 नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 बजे भी आ जाएं या 3 बजे आ जाएं, 3 से 5 कर लें, 2 से 5 कर लें जब आप फ्री हो, या 11 से 5 कर लें, तो आप कंपनी आपको एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन या थोड़ी सी रिलीफ देना चाहती है, ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यानी कि कंक्लूजन 1 तो मेरा करेक्ट है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली इन फिक्स्ड शिफ्ट, ऐसा तो कहीं मुझे बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में कि एम्प्लॉयज़ इस फिक्स शिफ्ट में अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि अपना कंक्लूजन 2 है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली 1 फॉलोज, इस पर हम टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये जो कंक्लूजन है इसको मैं फाइंड कर पा रहा हूँ अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिए हैं, इसको आप रीड करिए और लॉजिकल सीक्वेंस आपको सिलेक्ट करने हैं। फटाक से सॉल्व करें। आपने देखा पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। आप देखते हैं गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। और जब ग्राम पंचायतें बन जाती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत जब मिल जाती हैं, बहुत सारे गांव की पंचायतें मिल जाती हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसको ब्लॉक बनाते हैं। और जब बहुत सारे ब्लॉक जब बन जाते हैं तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाती है चीज़ें। और जब डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है स्टेट। जैसे अपना हो गया उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया कि सबसे पहले पंचायत आएंगे, फिर ब्लॉक आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर स्टेट आएंगे, या बड़े से छोटे की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके लिए स्टेट होना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, फिर ब्लॉक होना चाहिए, फिर पंचायत होना चाहिए। ठीक है, और पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक, तो इसमें जो है मैं प्रायोरिटी दूंगा वो छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि पहले पंचायत होती है, फिर ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट। ठीक है, स्टेट ऐसे बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सिचुएशन वेयर योर रूममेट इज विजिबली स्ट्रेस्ड। आपका जो रूममेट है वो मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रेस्ड है, बट नॉट ओपनिंग अप, लेकिन वो आपके सामने ओपन नहीं हो रहा, वो अपनी बात बताना नहीं चाह रहा। व्हाट वुड बी द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स। तो आपका इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक, आस्क देम जेंटली एंड गिव स्पेस। ठीक है, हम उससे जेंटली पूछेंगे कि क्या दिक्कत है भाई आपको, अगर वो नहीं बता रहा है तो मैं उसको स्पेस दूंगा। ठीक है, आप अपने आप से अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। एक्यूज देम ऑफ ओवर एक्टिंग, या उन्हें एक्यूज कर दे कि नहीं ओवर एक्टिंग कर रहे हो। गेट एंग्री दे डू नॉट शेयर, जब वो शेयर नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ तो हम एंग्री हो जाएंगे। फोर्स देम टू टॉक, या हम उन्हें फोर्स करेंगे। तो हमारा जो सबसे इमोशनल अच्छा आंसर मुझे दिख रहा है कि मैं उसे जेंटली पूछूंगा कि भाई आपको क्या दिक्कत है। अगर वो अपनी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम है अगर वो नहीं शेयर कर सकता है तो मैं उसे स्पेस दूंगा कि भाई आप अपने हिसाब से मैनेज करें। अगर मेरे लाइक कोई समस्या है तो मुझे पता है, मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर जो मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसको लगाएंगे। और 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन फॉलोइंग ऑप्शन से मुझे ऑड वन आउट फाइंड करना है। हिबिस्कस हो गया, बोगनवेला हो गया, कैक्टस हो गया और जैस्मिन हो गया। फाइंड करिए फटाक से ऑड वन आउट। इसमें क्या होगा ऑड वन आउट? इसमें देखेंगे आप हिबिस्कस, बोगनवेला और जैस्मिन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड नंबर डी नंबर हो गया। ये आपके एक तरीके से फ्लावर्स हैं। ठीक है, और जो आपका कैक्टस हो गया ना, ये डेजर्ट में उगने वाला एक पेड़ हो गया, कांटेदार कैक्टस। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो फ्लावर है। तो ऑड वन आउट जो है वो मुझे इसमें ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, क्योंकि कैक्टस जो है वो राजस्थान डेजर्ट में दिखता है मुझे जनरली, लेकिन
है ना, लेकिन जो जैस्मिन हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं। तो मुझे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबा सा क्वेश्चन है, रीड करेंगे। यू आर सम सोशल इशूज दिए गए हैं आपको। लॉजिकल एक्शन दैट कैन बी टेकन अंडर दिस कंडीशन, लॉजिकल एक्शन बताना है जो हम इस कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। लगभग मुझे दिख रहा है कि लगभग 8 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग का है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। यू आर वर्किंग इन अ टीम वेयर वन मेंबर कंसिस्टेंटली टेक्स क्रेडिट फॉर आइडियाज। एक टीम में आप वर्क कर रहे हैं जिसमें एक मेंबर ऐसा करता है कि वो अपने आइडियाज़ के लिए क्रेडिट ले लेता है। दैट वर्क डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली, जो आइडिया एक साथ में मिलकर डेवलप किया गया था और ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर्स, या किसी और के द्वारा ओरिजिनेट हुआ था। दिस बिहेवियर इज स्टार्टिंग टू अफेक्ट टीम, ये बिहेवियर उसका टीम को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मोरल एंड ट्रस्ट भी नहीं बन रहा है। द पर्सन डूइंग दिस सीम्स अनअवेयर ऑफ हाउ देयर एक्शंस आर परसीव्ड। इससे ये लगता है कि वो पर्सन अनअवेयर है कि उसके एक्शंस कैसे उस लोगों को शो हो रहे हैं। अपीयर्स टू जेन्युइनली बिलीव दे डिजर्व द क्रेडिट, लेकिन जिसको क्रेडिट मुझे देना चाहिए वो अकेले खाया जा रहा है। यू हैव बीन आस्क्ड बाई अदर टीम मेंबर्स, जब आपने अदर टीम मेंबर्स से पूछा टू एड्रेस दिस सिचुएशन बट यू आर नॉट द ऑफिशियल टीम लीडर, ठीक है। मतलब इस पर क्रक्स इसका ये निकल रहा है कि कोई भी एक टीम एफर्ट है, एक टीम पूरा मिलकर काम कर रही है और एक अकेला बंदा आता है और अपना क्रेडिट लेकर चला जाता है, ये तो भाई गलत है। इससे और लोगों ने भी जो आइडिया मिलकर डेवलप किया है उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दिस बिहेवियर अफेक्टिंग प्रोजेक्ट आउटकम्स, इससे प्रोजेक्ट लोग क्यों काम करेंगे, लोग कहेंगे सारा अपना क्रेडिट तो वही ले लेता है तो मैं क्यों करूँ, लोग मोरल उनका डाउन हो जाएगा, ठीक है। What would be the most socially intelligence approach? तो इस क्वेश्चन में आपकी जो सोशली इंटेलिजेंस अप्रोच होगी वो क्या होगी? पब्लिकली कॉल आउट द पर्सन, आप पब्लिकली उस पर्सन को बुलाएंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट टीम मीटिंग में व्हेन दे टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे पब्लिकली जब वो किसी और का क्रेडिट ले। प्राइवेटली डिस्कस द पैटर्न विथ द पर्सन, हम उस पर्सन को प्राइवेटली बुलाएंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि आप भाई ये क्या कर रहे हैं। एक्सप्लेनिंग हाउ कोलैबोरेटिव क्रेडिट वर्क्स, और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम सब लोग मिल के क्रेडिट लेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। एंड द इम्पैक्ट ऑन टीम डायनामिक्स, है ना। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने उस पर्सन को बुलाया कि भाई आप ऐसा से ऐसा कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले क्रेडिट ले लेते हैं, अगर यही क्रेडिट हम लोग मिल के ले लें तो सारे के सारे जितने भी पर्सन हैं ये मन लगाकर अपना काम भी कर सकते हैं और जो प्रोजेक्ट है उसका आउटकम भी बहुत ही अच्छा निकल सकता है। तो हमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, इस पर टिक करेंगे और चलते हैं अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ। रीड करिए और सॉल्व करिए। ऑपरेशन दिया गया है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन है a% b यानी कि 6% 3, तो हम क्या कर देंगे 6 × 3 और -6 + 3, ये आपको 18 हुआ, माइनस का 9। तो जो आपको आंसर मिला ये क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ईजी देखने को भी मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इन अ कोडेड लैंग्वेज कंडीशनर को इसने किससे कोडेड कर दिया, क्या लिख दिया इसने, IDNOCTRENOI, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ से उठाया इसको पूरा पलट दिया IDNOC, और जो T है ना ये सेम रहा, फिर इसके बाद मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सेम यही मैं यहाँ पर भी करूँगा CONVE, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से और 1 2 3 4 5 6 बचेंगे, फिर नहीं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5 नहीं, ऐसा भी नहीं बनेगा। इसमें क्या बनेगा, चलिए देखते हैं फटाक से। या तो नहीं, इसमें लिखा था IDNOC 5 इधर से और T को सेव कर दिया, फिर इसके बाद 5 इधर से लिए RENOI, ठीक। मिडिल लेटर को इसने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इसमें अगर हम 11 12 भी देखेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, OC सबसे पहले अगर हम 5 लेटर्स लें 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा EVNOC, ठीक है। R को मैंने ऐसे रख दिया, फिर इसके बाद NOITAS,
क्या ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं भी दिख रहा है। EVNOC दिख रहा है कहीं? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, R से ही इसको स्टार्ट करूँगा रिवर्स करना। REVNOC, REBOC नहीं, REBOC नहीं, REBAO, RVEOC, SNTOIT नहीं। कंजर्वेशन ना, फाइंड द कोड ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर दिख रही है मुझे, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा ना तो REVNOC दिखेगा, और REVN तो है ही नहीं कहीं, है ना, N तो है ही नहीं। फिर इसके बाद मैं इसको वापस से S को हमने बचा के रखा, NOITE। हाँ, ये हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, देखिए ये हो जाएगा इसमें REVNOC, और S को मैंने सेम रख दिया NOITE। ठीक, NOITE यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद NSOITE, NSOITE का कोई मतलब नहीं बनता। NOIT नहीं, NOITE यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद RVE दिखा, RVE दिखा नहीं, REV, ये कोड बनेगा, ठीक है, ये वाला कोड बनेगा। थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे एरर है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। क्या बनेगा, REVNOC SNOITE, ठीक है, REV, इसके बाद N लगा लेंगे, NOC SNOIT है, ठीक है। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का 25 नंबर ये रहा। क्या रहा कि केयरफुली एग्जामिन द लेटर्स और इन द वर्ड्स गवर्नमेंटल among the following options choose the word that can be formed using the letters of given word without using any letter more than its occurrence, ठीक है। गवर्नमेंटल से GOVERNMENTAL, इससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? तो हम इससे कौन सा वर्ड बना सकते हैं, देखते हैं। गारमेंट की तरफ अगर गए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर C की तरफ गए, गारमेंट, मुझे दिखा गारमेंट, देखा गवर्नमेंट, MENT, गारमेंट की तरफ गए, G हो गया और A हो गया अपना, ठीक है, R हो गया, M हो गया, E हो गया, NT। गारमेंट ना मैंने बहुत ही इजीली मैंने फाइंड कर लिया कि गारमेंट बन जाएगा। मूवमेंट क्या इससे बन सकता है, MOVE, M दोबारा तो M आया ही नहीं है, मोमेंट भी नहीं बन सकता है। मॉन्यूमेंट दो बार M इसमें भी आया है तो मॉन्यूमेंट भी नहीं बनेगा, ठीक है। मैनेजमेंट, इसमें भी दो बार M आया है तो मैनेजमेंट भी नहीं बनेगा। मेरे तीन ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो गए और मैंने जो अपना सही आंसर था वो मैंने टिक कर लिया। स्टूडेंट्स, जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आप भी ऐसी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करें। जब आप साथ में प्रैक्टिस सेट में लगातार बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप भी ऐसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी आपको होगी, ठीक है। और बाकी आप जो अपना SSC ब्रेन डेस्क EDU पर जो फार्मासिस्ट का कोर्स चल रहा है वहाँ पर भी आप इनरोल हो सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, आप वहाँ पर इनरोल होकर अपनी मॉक टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।